आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शीत युद्ध। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है शीत युद्ध। ठीक है, तो यानी कि क्या है, युद्ध। तो आप ये सोचिए से युद्ध होता कैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, युद्ध का। जैसे कि आप घर में भी देख सकते हैं से भाई भाई में युद्ध क्यों होता है। ठीक है, या पड़ोस में जो पड़ोसी होते हैं उनमें आपस में क्यों युद्ध होता है, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे युद्ध क्यों होते हैं। ठीक है, कारण ढूंढिए से युद्ध के कारण क्या हो सकते हैं। तो युद्ध के कारण आपको क्या नज़र आएंगे, या तो आपके जो विचार होते हैं वो मैच नहीं करते, ठीक है, तो जाके युद्ध होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने भाई को कहा से मुझे ये मतलब मेरा मानना ये है, ठीक है, उसने बोला मेरा मानना ये है, ठीक है, आप दोनों का जो मानना है वो मैच नहीं किया, तो इससे क्या होगा, एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, ये आगे जाके युद्ध का मतलब युद्ध जो है उसका रूप भी ले सकता है। ठीक है, इसी प्रकार युद्ध का दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये होता है शक्ति का। ठीक है, से मतलब कौन कितना शक्ति अर्जित करना, हर एक का जो मानना है से हमारे पास शक्ति दूसरों से अधिक हो। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, शक्ति। ठीक है, तीसरा कारण अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं से हमें जो ज़मीन होती है, ठीक है, उसका लोभ होता है, या फिर हम अपने जो भूमि है या भौगोलिक क्षेत्र है उसका विस्तार करना चाहते हैं। क्योंकि आप एग्जाम्पल देखिए, भाई भाई में युद्ध क्यों होते हैं, या फिर युद्ध या फिर लड़ाई का कारण जो देखा जाता है वो इसलिए से ये मेरी ज़मीन है तो ये मेरी ज़मीन है। इस कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं लड़ाई का रूप ले लेता है एक छोटा सा विवाद भी। इसी प्रकार क्या हुआ था से शीत युद्ध भी जो है वो क्या था, दो महाशक्तियों के बीच में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी अशक्ति के लिए। ठीक है, जहाँ पे ऐसा लगा था युद्ध होकर रहेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध। ठीक है, ओके, अब देखिए शीत युद्ध क्या होते, ऐसे जैसे कि मैं ना शीत युद्ध को आपको ऐसे समझाती हूँ। इसको हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे से, जैसे कि ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, ठीक है, कब से कब हुआ था, ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। ठीक है, इतने में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसमें दो मतलब गुट थे। ठीक है, कौन से दो गुट थे, दो गुट जो थे, एक मिनट, ठीक है, हाँ, दो गुट कौन से थे, एक थे मित्र गुट, ठीक है, या मित्र राष्ट्र, ठीक है, एक जो थे धुरी राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र। अब देखिए से इन दोनों मतलब गुट में कौन कौन से देश शामिल थे। देखो जैसे कि इसमें यूएसए था, यूएसएसआर थे, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन, यानी कि इसमें ये सारे देश थे। और इसमें जैसे कि इटली, जर्मनी, ठीक है, जापान, ये राष्ट्र थे। ठीक है, धुरी राष्ट्र में। अब क्या हुआ, जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जब ये समाप्त हुआ, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो इससे क्या हुआ से दो राष्ट्र उभर कर निकले। ठीक है, क्या हुआ, ये मतलब इसमें से दो राष्ट्र कौन से उभर के निकले, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, ये दो राष्ट्र जो थे वो उभर के निकले पावर के रूप में। ठीक है, एक शक्तिशाली या कहे तो महाशक्ति के रूप में। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, इन दोनों के मध्य, ठीक है, शक्ति के लिए संघर्ष स्टार्ट हुआ से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं या वो। ठीक है, इसी को क्या कहा गया, शीत युद्ध। ठीक है, ये आगे जाके किसका रूप ले लिया, शीत युद्ध का। ठीक है, देखिए जैसे कि शीत युद्ध के बारे में क्या है, शीत युद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए क्या था, संघर्ष था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में शक्ति के लिए कैसी प्रतिस्पर्धा या संघर्ष आरंभ हुआ, जो ना तो युद्ध की स्थिति थी न ही शांति की। यह युद्ध की स्थिति क्यों नहीं थी, क्योंकि इससे सशस्त्र संघर्ष नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि इसमें सशस्त्र संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन शांति की स्थिति भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसे कूटनीतिक रूप में लड़ा जा रहा था। यानी कि साफ सीधा क्या बोल रहे से जो शीत युद्ध था, ठीक है, ना तो उसमें शांति की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, न ही युद्ध हो रहा था। ठीक है, ये क्या था, इसे कूटनीतिक रूप में दोनों राष्ट्रों के द्वारा लड़ा जा रहा था। ठीक है, इसी को हमने कहा शीत युद्ध। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा था, ये कोई जैसे कि युद्ध की संभावना बनी रहती थी। इसमें क्या था, युद्ध की संभावना बनी रहती थी, युद्ध होते नहीं थे। ये कोई इसमें किसी का रक्त नहीं बहा,
ठीक है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़े स्तर पे देखा जाए तो, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या होता था, भय रहता था से युद्ध हो जाएगा, अब होगा तब होगा, ठीक है। यही इसी स्थिति को क्या कहा गया, शीत युद्ध, ठीक है, समझ गए आप, ओके। अब देखिए शीत युद्ध की उत्पत्ति का मूल कारण, ठीक है, हम देखेंगे से शीत युद्ध जो था उसकी उत्पत्ति के मूल कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पावर पॉलिटिक्स हो सकता है, क्या हो सकता है, पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। शक्ति निर्वात यानी कि एक खाली स्थान, ठीक है, उसको भरने के लिए कोई ना कोई आता ही है, ठीक है। वैचारिक युद्ध, संदेह या अविश्वास, ठीक है, ये जो होता है शीत युद्ध की, या फिर कहे तो ये जो कारण है वो किसी भी युद्ध के उत्पन्न होने के मूल कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, जैसे कि भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना में युद्ध क्यों होते हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं अविश्वास संदेह है, ठीक है, आपस में, यानी या फिर पावर पॉलिटिक्स से देखा जाता है वहाँ पे, या फिर कहे तो यहाँ पे क्या है से मतलब एशिया में कौन अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, ठीक है। जैसे कि भारत और चीन में अभी देखा जा रहा है, जैसे चीन चाहता है से एक एशिया में, ठीक है, एक में महाशक्ति के रूप में उभरूं, ठीक है, और इसको मतलब कौन थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है एशिया में, वो एक ही मात्र देश है, भारत, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स खेला जाता है, ठीक है, ओके। जैसे कि देखो शीत युद्ध की उत्पत्ति के मूल कारण क्या है, देखो जैसे कि पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य के हितों के लिए संघर्ष होता है, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र का क्या होता है, अपने हितों को लेकर अपने हित के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। वे सहयोग भी तभी करते हैं जब इनके हित आपस में मिल रहे होते हैं, ठीक है। शीत युद्ध का मूल कारण शक्ति राजनीति के संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि साम्यवाद पूंजीवादी दोनों विचारधारा ने अपनी शक्ति विस्तृत करने का प्रयास किया, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का अभिप्राय ज़्यादा से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार या अपने प्रभाव का विस्तार करना है। यानी कि क्या है से पावर पॉलिटिक्स क्या होती है, पावर पॉलिटिक्स होती इसमें क्या होता है से हर एक राष्ट्र जो होता है अपनी शक्ति वृद्धि करने के प्रयास में लगा रहता है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं से अगर वो सहयोग करते हुए भी आपस में दिखते हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं उनके हित होते, अगर हित मैच कर रहे हैं तो संघर्ष की स्थिति नहीं होगी, लेकिन अगर हित वहीं पे मैच नहीं करते तो संघर्ष कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर आप देखते हैं शक्ति निर्वात, ठीक है। शीत युद्ध की उत्पत्ति का दूसरा मूल कारण क्या है, शक्ति निर्वात, यानी कि इनके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में शक्ति निर्वात उत्पन्न हुआ। उसे भरने के लिए अमेरिका ने मुनरो डॉक्ट्रिन का परित्याग करते हुए डॉलर डिप्लोमेसी या मार्शल लॉ का प्रयोग किया, ठीक है। आप क्या बता रहे हैं से जब कहीं पे शक्ति मतलब कोई स्पेस बनता है, ठीक है, उस स्पेस को भरने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई आता है। जैसे कि क्या देखा जा रहा था से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपियन देश थे, ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं वहाँ पे शक्ति जो थी, शक्ति मतलब क्या कह सकते हैं, वहाँ पे ना ऐसा हो गया था से कोई खाली स्थान बन गया, तो वहाँ पे क्या था, खाली स्थान बन गया। उसको भरने के लिए दो राष्ट्र महाशक्ति के रूप में आए, तो सोचे से कौन वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, ठीक है, यूएसए करेगा या यूएसएसआर करेगा। इसी के कारण क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों के बीच में मतलब प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई, ठीक है। और फिर जैसे कि अमेरिका ने पहले मुनरो डॉक्ट्रिन का यूज़ करता था, ठीक है, से हम ना किसी के मतलब हम किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना कोई हमारे मामले में हस्तक्षेप करे, लेकिन ठीक है, इस सिद्धांत को अमेरिका छोड़ते हुए डॉलर डिप्लोमेसी या मार्शल लॉ जैसे सिद्धांत का या मार्शल लॉ का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि उसने भी हस्तक्षेप की नीति अपना ली, ठीक है। अमेरिका ने साम्यवाद को घेरने की नीति अपनाई, ठीक है। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसे संगठन का निर्माण हुआ। दूसरी ओर सोवियत संघ ने यूरोप में उत्पन्न शक्ति निर्वात के कारण अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए बर्लिन की नाकेबंदी का प्रबल लक्ष्य दिखता है, ठीक है। अब क्या है, दोनों महाशक्तियां जो थी कुछ ना कुछ अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए करती हुई नजर आ रही थी। जैसे कि अमेरिका जो था उसको वो साम्यवाद को, ठीक है, कंट्रोल करना चाहता था, उसके लिए उसने क्या किया, नाटो जैसे संगठन का निर्माण किया, ठीक है। और फिर ऐसे ही दूसरी ओर सोवियत संघ ने भी उसको बड़ी प्रतिस्पर्धा दी, ठीक है। अब देखिए वैचारिक युद्ध, ठीक है।
वैचारिक युद्ध का मूल कारण शीत युद्ध का जो था मूल कारण वैचारिक युद्ध था, ठीक है। जैसे कि अमेरिका के द्वारा उदारवाद या पूंजीवाद को आगे बढ़ाया जा रहा था, उसी प्रकार, ठीक है, यूएसएसआर जो था वो किसको, कौन सी विचारधारा का समर्थन कर रहा था, वो कर रहा था साम्यवादी विचारधारा का, ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था का मूल उद्देश्य संपूर्ण दुनिया में साम्यवाद का प्रसार करना, धन और तार्किक रूप से साम्यवाद का प्रसार कर पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश करना, ठीक है। अमेरिका साम्यवादी शासन प्रणाली को गैर लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी, ठीक है, या दास प्रणाली के रूप में चित्रित करता था इनके अनुसार, यानी कि, ठीक है, जैसे कि सोवियत संघ जो था, ठीक है, वो साम्यवाद का प्रसार कर रहा था, ठीक है, चाहे वो धन के द्वारा हो चाहे वो शक्ति के द्वारा हो, ठीक है, इस रूप में वो साम्यवाद का प्रसार कर रहा था। वहीं पे अमेरिका जो था वो क्या कर रहा था, साम्यवादी व्यवस्था को वो कहता था ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, ये दास प्रणाली को बढ़ावा देता है, या कहे तो ये अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है, ठीक है। ऐसी बातें अमेरिका के द्वारा साम्यवाद को लेकर की जा रही थी, ठीक है। दोनों विचारधारा ने प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 1949 में चीन में साम्यवाद की स्थापना हुई। साम्यवादी विचारधारा के लिए एक बड़ी विजय थी। दूसरी ओर 1950 में कोरिया संकट उत्पन्न हो गया। वैचारिक संघर्ष का उदाहरण देखा जा सकता है। देखो अब क्या हो रहा था, विश्व में साम्यवाद कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आ रहा था। जैसे कि 1949 में क्या हुआ, चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई, ठीक है, यानी कि चीन में क्या हुआ, साम्यवादी व्यवस्था आ गई। वैसे ही देखा गया क्या हुआ 1950 में जो दक्षिण कोरिया था, ठीक है, वहाँ पे भी संघर्ष देखा गया, ठीक है। हाँ, संदेह या अविश्वास, ठीक है। शीत युद्ध का मूल कारण पारस्परिक संदेह था, ठीक है। सोवियत संघ और यूरोपीय या अमेरिकी देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही पारस्परिक संदेह उत्पन्न हो गए थे। यानी कि क्या बताया जा रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध मतलब समाप्त हुआ, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में कहीं ना कहीं क्या देखा जाने लगा, आपस में अविश्वास या दोनों को एक दूसरे पे संदेह उत्पन्न होने लग गए, ठीक है। जैसे कि सोवियत संघ का मानना था कि पश्चिमी देश हिटलर के तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अमेरिका ने अपने परमाणु बम का निर्माण की जानकारी गुप्त रखी। यानी कि क्या देखा जा रहा था, जो हिटलर था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ को लेकर कोई नीति बना रहा था, या फिर क्या था, अमेरिका जो था या फ्रांस जैसे देश जो थे उनको पता था, ठीक है, हिटलर क्या करना चाह रहा है, इसकी जानकारी अमेरिका को थी। लेकिन उनके द्वारा यूएसएसआर को इसकी जानकारी नहीं दी गई। कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही, ठीक है, हिटलर को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो ये क्या था, कहीं ना कहीं हिटलर क्या किया जाता है, तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी अमेरिका या यूरोपियन देशों के द्वारा, ठीक है। और फिर अमेरिका ने अपने परमाणु बम की, ठीक है, उन्होंने परमाणु बम का निर्माण कर लिया है, इसकी भी जानकारी विश्व को नहीं दी, ठीक है। इससे यह सोवियत संघ की विदेश नीति में अमेरिका के प्रति क्या उत्पन्न हो गया, संदेह उत्पन्न हो गया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार यूरोप में दोनों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया, इसके दोनों के मध्य अविश्वास और अधिक गहरा हो गया, ठीक है। सोवियत संघ ने वार्सा नामक सैन्य गठन का निर्माण किया, ठीक है। यानी कि अब दोनों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जो इनके, ठीक है, पिछलग्गू देश थे, उनको एकजुट करके एक सैन्य गठन का निर्माण करने लग गए थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम शीत युद्ध जो थी उसके चरम बिंदु को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि उसको हम समझेंगे क्यूबा मिसाइल संकट से, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, ठीक है। हाँ, अब देखिए, क्यूबा जो है अमेरिकी तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। क्या है, अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्या, कौन है, क्यूबा, ठीक है। लेकिन क्यूबा की दोस्ती किससे थी, सोवियत संघ से। देखो, भौगोलिक रूप से क्यूबा किसके नज़दीक था, यूएसए से, ठीक है। और लेकिन इसका संबंध या इसकी दोस्ती किससे थी, यूएसएसआर से, ठीक है। यानी कि क्योंकि ना यूएसएसआर जो था उसे कूटनीतिक या वित्तीय सहायता प्राप्त, यानी कि कोई आपको कूटनीतिक या वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो स्वाभाविक है कि आपका लगाव उनके प्रति हो ही जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्यूबा का लगाव किससे हो गया था, सोवियत संघ से, ठीक है। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव
क्यूबा में अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहते थे। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, ठीक है, उसमें कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र की मदद ऐसे ही नहीं कर देता से हमारे संबंध अच्छे हैं, ठीक है, या हमारी संस्कृति मिलती है या हमारी विचारधारा मिलती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा राष्ट्रीय हित कार्य करता है, ठीक है। और फिर क्या बता रहे थे, इस जो सोवियत संघ था, ठीक है, सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, वो क्या करना, उनको मदद करने के पीछे जो मूल कारण था वो था से वो उसके उस क्यूबा में वो अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, ठीक है। यानी कि वो क्या, फिर उसने क्या किया, इससे मतलब क्यूबा में सैन्य अड्डा बनाने से क्या हो जाएगा, सोवियत संघ को बढ़त मिल जाएगी, किस पे, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका को जवाब देने में, या अमेरिका से बढ़त मिल जाएगी, ठीक है, किसमें, अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाने में, ठीक है। यानी कि अगर क्यूबा में उसका सैन्य अड्डा स्थापित हो जाता तो सोवियत संघ जो इतना दूर था अमेरिका से, वो उसके बिल्कुल पास में आके बैठ जाता, तो वो किसी भी प्रकार से या अमेरिका को हानि पहुंचा सकता था बहुत ही बड़े लेवल पे, ठीक है। देखो 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए। यानी कि क्या किया सोवियत संघ ने, क्यूबा में अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए। अब इसकी जानकारी, ठीक है, किसको, अमेरिका को पहुंच गई, ठीक है। ऐसे मतलब सोवियत संघ तो हमारे मतलब नीचे आके बैठ गया, ठीक है, इसकी जानकारी किसको पहुंच गई, अमेरिका को पहुंच गई। वो घबरा गया से ऐसे कैसे, अब तो ये मतलब इससे क्या होता, ये सोवियत संघ मतलब बड़ी चालाकी से या फिर कहे तो मतलब अमेरिका को बर्बाद कर सकता था, ठीक है। अब इसकी जानकारी पहुंची तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, वो मतलब कुछ भी ऐसा करने से हिचकिचा भी रहे थे, क्यों, अगर वो भी मतलब परमाणु हथियार लेके खड़े हो जाते आपस में, फिर क्या होता, युद्ध होना था, वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाता, ठीक है। लेकिन इसीलिए वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, से ऐसे नहीं से मतलब वो लेके आगे तो हम भी लेके चलते हैं परमाणु हथियार, फिर दोनों आपस में, वो युद्ध नहीं चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब दोनों देशों के बीच युद्ध ना छिड़ जाए, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। इसलिए क्या था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनको विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव वहाँ से अपने हथियार हटा लेंगे, ठीक है। उन्होंने विश्वास मतलब उनको विश्वास था से हम जैसे विश्व युद्ध नहीं चाहते, वैसे ही सोवियत संघ भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता होगा, ठीक है। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत जहाज़ों को रोक दिया जाए। यानी कि अमेरिका ने अपने जो जंगी बेड़ों थे उनको आदेश दिया से सोवियत संघ से जो जहाज आ रही है पर हथियारों की, उसको वहीं पे रोक दिया जाए, उनको वापस मोड़ दिया जाए। उस समय ऐसा लगा था से युद्ध होकर रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों आमने सामने आ गए थे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्यूबा संकट जो था शीत युद्ध की चरम बिंदु थी, ठीक है। क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो फिदेल कास्त्रो थे, ठीक है। सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। हाँ, अब देखिए शीत युद्ध के उच्चतम संघर्ष का रूप क्यूबा संकट के समय 1962 में देखा गया। वर्ष 1962 के बाद शीत युद्ध में कमी के कई उपाय किए गए। यानी कि 62 में शीत युद्ध जो था अपनी चरम बिंदु पे था, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, शीत युद्ध में जो शीत युद्ध को कम करने के लिए कई प्रयास किए गए। यानी कि क्या क्या, परमाणु संघर्षों का स्पष्ट खतरा मंडरा रहा था। महाशक्तियों ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले तनाव को रोकने का प्रयास किया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को पता था अगर हम आमने सामने आ गए तो बहुत ज़्यादा ही विश्व जो है उसकी विश्व को इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या दोनों ने इसको रोकने का प्रयास किया, ठीक है। अब देखो शीत युद्ध को लेकर अमेरिका की क्या नीति थी, ठीक है, किसकी, अमेरिका की क्या नीति थी शीत युद्ध में, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति साम्यवाद के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अनेक नीति अपनाते हैं, ठीक है, जिसमें से नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैन्य संगठन का निर्माण किया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है। मार्शल लॉ जैसी योजना लाई गई, ठीक है। फिर इसके सोवियत संघ को एशिया में पीछे करने और जापान को सुरक्षित करने की रणनीति अपनाई। यानी कि सोवियत संघ को क्या करना है, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करने देना है। जापान को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, यूएसए के द्वारा जापान पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम परमाणु बम गिराए गए थे। फिर उसके बाद क्या देखा गया से वो अब उन सहानुभूति लेना चाहता था। अमेरिका क्या लेना चाहता था, सहानुभूति विश्व से हम जापान को क्या देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है।
ऐसी रणनीति अमेरिका के द्वारा अपनाई गई, ठीक है। फिर है सोवियत संघ की नीति, ठीक है। सोवियत संघ की नीति किसमें? शीत युद्ध में। देखो, अमेरिका की निवारक क्षमता को निष्क्रिय करना चाहता था, ठीक है। पाश्चात्य देशों की औद्योगिक क्षमता की बराबरी करना चाहता था, क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका और पाश्चात्य देशों की तुलना में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राष्ट्र था, ठीक है, यानी कि वो बराबर आना चाहता था, ठीक है। खुर्शीद ने तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चलाए, ठीक है। और फिर नव स्वतंत्र विकासशील देश और सोवियत संघ के मध्य एक गठबंधन स्थापित हो सके, इसलिए अमेरिका की शक्ति को प्रतिसंतुलित किया जा सके। यानी कि जो सोवियत संघ था वो क्या कर रहा था, विकासशील देश या फिर जो नव स्वतंत्र देश थे वो उनको अपने साथ लेके चलना चाहता था, ताकि, ठीक है, जैसे कि अमेरिका के साथ जो यूरोपीय देश थे वैसे ही सोवियत संघ के साथ ये जो नव स्वतंत्र देश या विकासशील देश मतलब आके उनके साथ शामिल हो, ठीक है। अब क्या है, शीत युद्ध बढ़ने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की बढ़त बनाए रखने के साथ नए क्षेत्रों को नियंत्रित और प्रतिस्पर्धा भी तेज हो गई थी, ठीक है। अब क्या देखा गया मतलब प्रतिस्पर्धा की होड़ क्या होने लग गई, बढ़ गई थी, ठीक है, दोनों के बीच में। अब देखो, गोर्बाचेव की नई सोच की विदेश नीति, ठीक है, नई मतलब जो यूएसएसआर जो थे उसके जो राष्ट्रपति गोर्बाचेव थे उनके द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी, नई सोच की विदेश नीति। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा विश्व लेवल पे देखा गया, ठीक है। हाँ, अब देखो, सोवियत संघ के समक्ष घरेलू संकट का मतलब सोवियत संघ जो था वो घरेलू संकट से जूझ रहा था, ठीक है। तो उसके पास दो विकल्प थे, या तो वो भीषण शक्ति का प्रयोग करते हुए लोगों पे शासन बनाए रखे, यानी कि शक्ति का प्रयोग करके लोगों को नियंत्रित कर ले, अपने नागरिकों में जो होने वाले जो विद्रोह थे उसको नियंत्रित करे शक्ति से, या फिर लोगों को साथ लेके अपने देश में सुधार करे, ठीक है। तो गोर्बाचेव जो थे उन्होंने क्या किया, दूसरा विकल्प को महत्व दिया, ठीक है। किसको? दूसरे विकल्प को महत्व दिया, यानी कि लोगों को साथ में लेकर देश में सुधार करना, ठीक है। इसके लिए उन्होंने नई सोच की विदेश नीति को अपनाई, ठीक है। और इनका क्योंकि इनका मानना था, ठीक है, वर्गीय हित से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, मानवीय हित होता है, ठीक है। विश्व जो हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है, विश्व अंतर्निर्भर हो रहा है, यानी कि परमाणु हथियार के युग में कोई विजेता नहीं हो सकता, यानी कि सुरक्षा जो है राजनीतिक माध्यम से होनी चाहिए, सैन्य तरीके से नहीं। ये मानना था यूएसएसआर का कि अब हमें देखना चाहिए सिर्फ वर्गीय हित को ध्यान न लेके देते हुए हमें मानवीय हित को ध्यान दे, ठीक है। और फिर क्या है, सिर्फ विश्व जो है कनेक्टेड होते जा रहा है, हम अपने आप को किसी से भी अलग करके नहीं रख सकते। और परमाणु हथियार के युग में, ठीक है, कोई भी विजेता नहीं होगा, बराबर का दोनों को नुकसान होगा, और या फिर कहे तो पूरे विश्व को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ये चीज़ समझ चुका था यूएसएसआर, इस कारण यूएसएसआर के द्वारा नई सोच की विदेश नीति अपनाई गई, यानी कि नई सोच की विदेश नीति तत्कालीन आवश्यकता की मांग थी, ठीक है, क्योंकि घरेलू सुधारों की पूर्व शर्त शांति और स्थायित्व को बनाए रखना है, ठीक है। आपको अगर अपने घर के अंदर सुधार करना है तो सबसे पहला आपको वहाँ पे शांति स्थापित करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसी नीति अपनाई, इसलिए गोर्बाचेव ने समाजवाद को ज़्यादा कुशल और खुला बनाना चाहा, ठीक है। अब देखिए, सोवियत संघ का विघटन के कारण, ठीक है, सोवियत संघ के क्या है, विघटन के क्या कारण थे, ठीक है। किसी भी राष्ट्रीय विघटन के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, आंतरिक कारण हो सकते हैं और बाहरी कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कोई संगठन नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्था अंदरूनी रूप से क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। वहाँ वो क्या कर रही थी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। सोवियत संघ के पतन का यही कारण था, क्योंकि उसकी संस्थाएं या आर्थिक रूप से बिल्कुल जर्जर राष्ट्र हो चुका था यूएसएसआर, ठीक है। वो अपने जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, और यूएसएसआर की जो जनता थी उन्होंने, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, उदारवाद या पूंजीवाद का स्वाद भी चख लिया था, ठीक है। इस कारण क्या हुआ था, इनके मतलब सोवियत संघ की बड़ी आबादी के द्वारा क्या किया, खुले तौर पे आवाज उठाया गया, ठीक है। सोवियत बाहरी कारण, ठीक है, सोवियत संघ ने क्या किया, अफगानिस्तान में
हस्तक्षेप कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? आर्थिक रूप से ज़्यादा नुकसान में रहा। ठीक है, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन द्वारा स्टार वॉर की आक्रामक नीति अपना ली गई। ठीक है, नई सोच की विदेश नीति भी सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई। ठीक है, अमेरिका से आर्थिक मदद की मांग की। ठीक है, अब क्या हुआ? हम किसी से आर्थिक मदद कब मांगते हैं? जब हम कमज़ोर होते। ठीक है, तो अब सोवियत संघ के मतलब दिखने लग गया था, से कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि वो अपने दुश्मन जिसको आप दुश्मन मानते थे, उसी से आप आर्थिक मदद ले रहे हो। ठीक है, और फिर अमेरिका और यूएसएसआर में क्या होने लगा? परमाणु अप्रसार वार्ता भी हुई। ठीक है, नई सोच की विदेश नीति के तहत सोवियत संघ ने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में सेनाओं की वापसी कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की मांग, सोवियत संघ के द्वारा इसका विरोध भी नहीं किया। यानी जो पूर्वी यूरोप था, जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था, उसमें क्या हुआ? लोकतंत्र की मांग उठने लगी, लेकिन सोवियत संघ के द्वारा उसे मांग का विरोध नहीं किया गया। ठीक है, ये दिखाता है से सोवियत संघ कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। ठीक है, यह यानी कि विश्व राजनीति में अत्यधिक निर्णायक घटना माना, ये जो था, ये सारी जो घटनाएं घट रही थी वो विश्व राजनीति में एक निर्णायक घटना के रूप में नजर आ रही थी। यानी कि महाशक्ति का जो पतन हो रहा था वो नाटकीय और शांतिपूर्वक रूप से हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया से मतलब सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, अब देखेंगे से उस समय गुट निरपेक्षता कैसे काम कर रही थी। ठीक है, शीत युद्ध में जहां दो महाशक्तियां, ठीक है, आपस में प्रतिस्पर्धा में लगी हुई थी और उनके साथ कई देश, ठीक है, संघर्ष में लगे हुए थे या उनके पीछे चल रहे थे, वहीं पे कुछ राष्ट्र जो थे वो गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमे में बांट दिया। यानी कि ठीक है, क्या हुआ? सिर्फ जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, ठीक है, तो इस समय इसके बाद क्या हुआ? से विश्व जो था मतलब दो खेमे में बट गया। क्या था? दो खेमे में बट गया। एक खेमा जो था वो यूएसए के साइड वाला था, एक यूएसएसआर के साइड वाला था। ठीक है, यानी कि विश्व दो खेमों में बटा हुआ नजर आया। फिर ऐसे में जो नव स्वतंत्र देश थे उनके सामने फिर गुलाम हो जाने का खतरा उत्पन्न हुआ, यानी कि वो तुरंत आज़ाद हुए। ठीक है, और उनको विश्व कैसा नजर आने लग गया? विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ नजर आने लग गया। उनको समझ नहीं आ रहा था, अभी तो हम आज़ाद हुए, फिर अगर हम इस खेमे में जाए चाहे इस खेमे में जाए, आखिरकार हम तो गुलामी हो जाएंगे ना फिर से। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में कुछ देशों ने दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला किया। इसे ही गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। से ना तो हम इस राष्ट्र के साथ रहेंगे, ना हम इस राष्ट्र के साथ रहेंगे, बल्कि हमें क्या है, हमें अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार अपने राष्ट्र को आगे लेके जाना है। यानी कि हमें तो इसका भी साथ चाहिए, इसका भी साथ चाहिए, और देखा जाए तो हमें इन दोनों को मतलब दोनों को क्या कहते हैं, दोनों से लाभ उठाना है। यानी कि हमें दोनों का साथ चाहिए, तो हम किसी एक गुट में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी को क्या कहा गया? गुट निरपेक्षता की नीति कही गई। ठीक है, इसकी स्थापना गुट निरपेक्षता की कब होती है? 1956 में। ठीक है, जैसे मतलब किन किन के द्वारा कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? जैसे कि भारत, ठीक है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया, ठीक है, जैसे जोसेफ ब्रेज़ो टिटो, ठीक है, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, ऐसे ही कई सारे देश शामिल थे। ठीक है, अब देखो, गुट निरपेक्षता का आशय सामरिक और स्वतंत्र विदेश नीति से होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें गुट निरपेक्षता आज प्रासंगिक है या नहीं है, ठीक है, तो इसकी हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रासंगिक है या नहीं है? ठीक है, इसको हम देखेंगे। जैसे कि पहले तो आप देखिए से गुट निरपेक्ष होता क्या है? गुट निरपेक्ष क्या है? सामरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विदेश नीति से हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करेंगे। इसी को गुट निरपेक्षता कहा गया था। ठीक है, विदेश मंत्री जो थे, ठीक है, हमारे जो विदेश मंत्री है उनका एक वक्तव्य है से भारत जो है गुट निरपेक्षता को पूरी तरीके से अस्वीकार नहीं करता। वर्तमान में भी जो न्यू भारत है या न्यू इंडिया जो है वो क्या है, गुट निरपेक्षता को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत कभी भी गठबंधन प्रणाली का ना तो हिस्सा था और ना कभी रहेगा। भारत का आज भी यही मानना है। ठीक है, यानी कि भारत का विश्वास किसमें है? बहुध्रुवीय विश्व में है। ठीक है, यानी कि भारत किसमें विश्वास करता है? बहुध्रुवीय विश्व में। यानी कि शक्ति किसी एक राष्ट्र के पास नहीं होनी चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, वो बहुआयामी होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप देखो इसे
गुटनिरपेक्ष है वो कैसे प्रासंगिक नजर आते थे। निरपेक्षता जो है उसकी प्रासंगिकता को हम इस प्रकार देखेंगे, ठीक है। जैसे कि वर्तमान युग जो है न्यू कोल्ड वार का चल रहा है, ठीक है, क्योंकि चीन के द्वारा औपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि वर्तमान विश्व में न्यू कोल्ड वार, वर्तमान विश्व जो है वो न्यू कोल्ड वार की एरा में आ गया है, ठीक है। यानी कि एक तरफ चीन है और एक तरफ अमेरिका है, ठीक है। यानी कि क्या है, सिर्फ विश्व व्यवस्था जो है वो परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में फिर से गुटनिरपेक्ष कहीं ना कहीं प्रासंगिक नजर आता है। या फिर भारत के लिए कैसे, जैसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रासंगिक है। भारत को क्या है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो हमें ऐसा नहीं है हम इसके समर्थन में रहे कि चाहे इसके समर्थक हो जाए, हमें तो सबको साथ लेकर चलना है, हमें तो अपना विकास करना है, ठीक है। इसलिए भी मतलब गुटनिरपेक्ष प्रासंगिक है, ठीक है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना है, ठीक है। और साथ ही साथ भारत जो है चीन के साथ बहुत बड़ी या कहे तो लंबी सीमा साझा करता है। ऐसे में चीन के साथ हम किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं संघर्ष नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए गुटनिरपेक्ष हमें कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक नजर आते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था शीत युद्ध, ठीक है, वो यहीं पे